तो चलिए कहानी की शुरुआत सीधे 2 मई 2026 की उस रात से करते हैं। केरल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। अब उसके पिता राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं। इस मैसेज के साथ ना एक फाइल अटैच थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि ये बिल्कुल वही 300 सवाल हैं जो अगले दिन की परीक्षा में आने वाले हैं। जरा सोचिए उस रात उन पर क्या गुजरी होगी। नीट परीक्षा घोटाले की इनसाइड स्टोरी। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी विशाल परीक्षा घोटाले की परतों को खोलेंगे और एक जासूस की तरह ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बेहद शातिर नेटवर्क ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हैक कर लिया। 22 लाख से भी ज्यादा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी हमारा नीट कोई छोटी मोटी परीक्षा तो है नहीं। इसके स्केल का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि 22 लाख से ज्यादा उन स्टूडेंट्स का भविष्य इस एक दिन पर टिका था जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। और ध्यान दीजिए, ये वो डॉक्टर्स हैं जिन पर कल को हम और आप अपनी जान सौंपने वाले हैं। अब परीक्षा खत्म होने के बाद जो सच्चाई सामने आई ना, वो सच में होश उड़ा देने वाली थी। जब एग्जाम के बाद एक लोकल कोचिंग टीचर से उन व्हाट्सएप वाले सवालों को मिलान करवाया गया तो नतीजे देखकर सब सन्न रह गए। 180 में से पूरे 135 सवाल बिल्कुल उसी लीक हुए मैसेज से मैच कर रहे थे। और तो और इसमें 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के सवालों का एक अनब्रोकन सीक्वेंस था। मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप भी अपनी जगह से नहीं हिलाता, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। भाग 1, पेपर लीक की रूपरेखा और स्रोत की तलाश। चलिए इस पूरे क्राइम को रिवर्स इंजीनियर करते हैं और देखते हैं कि ये शुरू कहां से हुआ। अब देखिए, ये कोई रैंडम हादसा या छोटी मोटी चूक बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे जो तकनीक इस्तेमाल हुई वो आपको हैरान कर देगी। ये पेपर महाराष्ट्र के नासिक में एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से चुराया गया था। लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने कोई आम मोबाइल कैमरा यूज नहीं किया, बल्कि बाकायदा हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया। और हद तो तब हो गई जब डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम की रडार से बचने के लिए उन्होंने नासिक के भारी इलाके में अपना खुद का एक शैडो सर्वर तक सेटअप कर लिया, ताकि डेटा ट्रांसफर का कोई सुराग ही ना बचे। अगर हम इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर गौर करें तो कहानी कुछ यूं बनती है। परीक्षा से ठीक 1 महीना पहले नासिक में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होता है और उनके शैडो सर्वर पर जाता है। फिर परीक्षा से करीब 1 हफ्ता पहले 26 अप्रैल के आसपास गुड़गांव का एक डॉक्टर इसे राजस्थान के बेवाल भाइयों को बेच देता है। इसके 3 दिन बाद यानी 29 अप्रैल को सीकर में काउंसलिंग एजेंट इसे धड़ल्ले से बांटना शुरू कर देते हैं। और फिर परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले 2 मई को वो फाइनल लीक केरल के उस स्टूडेंट के फोन पर पहुंचता है जहां से हमारी ये कहानी शुरू हुई थी। और इस पूरे खेल में जो पैसों का लेन देन हुआ ना, उसके आंकड़े सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। नासिक में एक मेडिकल स्टूडेंट इसे सिर्फ 1.5 लाख रुपए में खरीदता है, इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाता है और सीधा 15 लाख में गुड़गांव बेच देता है। फिर गुड़गांव में एक लोकल डॉक्टर शक से बचने के लिए इसे 41 सवालों के गैस पेपर का नाम देता है और 30 लाख रुपए में आगे खिसका देता है। वहां से सीकर में एक काउंसलिंग एजेंट इसे 5 लाख में खरीदकर सैकड़ों छात्रों को बेचता है। मतलब ये पूरा का पूरा एक चलता फिरता कॉर्पोरेट लेवल का काला बाजार बन चुका था। भाग 2, सिस्टम की विफलता, चेतावनियों की अनदेखी और आधिकारिक इनकार। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने स्कैम को रोकने की कोशिश नहीं की? तो वापस चलते हैं सीकर वाले उन पिता की तरफ। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि ये कोई मामूली गैस पेपर नहीं बल्कि असली लीक है, तो उन्होंने सबसे पहले लोकल सीकर पुलिस के पास जाकर शिकायत करने की कोशिश की। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया। उन्हें अफवाह ना फैलाने की हिदायत देकर वहां से टरका दिया गया, जिसके बाद उन्हें मजबूर होकर सीधे नेशनल एजेंसीज का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब यहां 2 सरकारी बयानों के बीच का विरोधाभास देखिए। स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की जांच साफ कहती है कि पेपर 1 महीने से छात्रों के बीच सर्कुलेट हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल इस बड़े पैमाने के लीक से पूरी तरह इनकार करते हैं। उनका दावा था कि सिर्फ एक पीडीएफ घूमी थी और कोई असली पेपर बाजार में आया ही नहीं, भले ही 135 सवाल शब्द ब शब्द मैच कर रहे हों। अजीब है ना? सोर्स रिपोर्ट के आधार पर अगर हम इस मामले के आरोपियों के राजनीतिक कनेक्शंस पे निष्पक्ष रूप से गौर करें तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। आरोपी बेवाल भाइयों में से एक दिनेश बेवाल कथित तौर पे बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य बताया गया है। और तो और मीडिया रिपोर्ट्स में उसकी राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन आरोपियों को 1 महीने पहले से ही लीक की पूरी जानकारी थी। और सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली बात यह है कि सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक इसी परिवार के 4 सदस्यों ने पिछले साल ही बड़ी कामयाबी के साथ नीट क्लियर किया था।
भाग 3 मानवीय कीमत, जब सिस्टम ईमानदार लोगों को निराश करता है। इन सारे आंकड़ों, पैसों और रिपोर्ट्स के पीछे जो एक बहुत भारी मानवीय कीमत छुपी है, उसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सोचिए, जब ईमानदारी से दिन रात एक करके पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि पेपर लीक की वजह से उनकी परीक्षा रद्द हो गई है, तो उन पर क्या गुजरती होगी। उन लाखों युवाओं का दर्द समझा जा सकता है जिन्होंने अपनी नींदें कुर्बान की, दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया और अपने परिवार की जीवन भर की गाड़ी कमाई एक निष्पक्ष मौके के लिए लगा दी। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली बात यह है कि इस सिस्टम की विफलता कोई पहली बार नहीं हुई है। ये एक ऐसा लूप है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 2024 के एग्जाम लीक को ही देख लीजिए। उस वक्त भी खूब विरोध प्रदर्शन हुए, कमेटियां बनी, जांच हुई, लेकिन नतीजा, ना तो कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ और न ही किसी की कोई ठोस जवाबदेही तय की गई। सिस्टम आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। भाग 4 प्लान बी, परीक्षा हॉल के परे की जिंदगी। इस पूरे एनालिसिस से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ही इतनी खामियों से भरा हो, तो क्या किसी भी स्टूडेंट का पूरा भविष्य सिर्फ एक 3 घंटे के एग्जाम पर टिका होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक अकेली खामियों वाली परीक्षा को हमारी पूरी जिंदगी तय करने का हक नहीं दिया जा सकता, और इसीलिए अपने ऑप्शंस को खुला रखना आज के समय में बहुत क्रूशियल है। जैसे कि डेटा साइंस देख लीजिए, या फिर UI/UX डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स या क्लाइमेट रिसर्च। ये सब वो मॉडर्न और तेजी से ग्रो करने वाले करियर ऑप्शंस हैं जहां अपार संभावनाएं हैं। उस पुरानी भीड़-भाड़ वाली मेडिकल रेस से बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां शानदार प्रोफेशनल ग्रोथ हासिल की जा सकती है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सच्ची सफलता सिर्फ किसी ऐसे सिस्टम को क्रैक करने में है जो अंदर से पहले ही खोखला हो चुका है, या फिर असली कामयाबी अपनी खुद की वास्तविक क्षमताओं को पहचानने, कुछ नया करने और सच्ची एक्सेलेंस का पीछा करने में है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, आपकी असली काबिलियत हमेशा किसी भी टूटे हुए सिस्टम से बहुत बहुत आगे होती है।